सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD और 12 बजे के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं फरवा वहीद और मैं हूं बुजुर्ग मौज़म। सबसे पहले आपको बताएंगे अमेरिका का बड़ा यू टर्न। अमेरिका ने अफगानिस्तान से फौज के इंखला के मामले पर यू टर्न ले लिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से फौज की वापसी के अहकामात नहीं दिए हैं। ग्रेग मार्कस का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान में फौज की कमी नहीं चाहते। एक हफ्ते पहले अमेरिकी मीडिया ने अफगानिस्तान से 7,000 से ज्यादा फौजियों के इंकलाब की खबर नशर की थी और इससे मुताल्लिक बयान भी सामने आया था, जिसके बाद तादाद 7,000 हो जानी थी। एक बड़ा यू टर्न अमेरिका का सामने आ गया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से फौज के इंखला के मामले पर यू टर्न ले लिया है और व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर ने अफगानिस्तान से फौज की वापसी के अहकामात नहीं दिए हैं। क्या अवामी मसाइल पर सो मोटो लेना इख्तियारात से तजावुज है? क्या हम गलती होती देखते रहे? जहां गलतियां थी हमारा काम था कि मुदाखलत करते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार का लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि अवामी मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की। मैंने बतौर चीफ जस्टिस कुछ वादे किए थे, अपने वादों पर कितना अमल किया ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। मेरी रिटायरमेंट के बाद नताइज आना शुरू होंगे। निजी मेडिकल कॉलेजों से अरबों रुपए वालिदैन को वापस करवाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अल्लाह ताला के चुने हुए लोग होते हैं। मैंने 726 मिलियन रुपए जिन बच्चों से 22, 23, 24, 25 इवन 34 लाख रुपए फीस ली गई थी, मैंने उन प्राइवेट हॉस्पिटल से उन फैमिलीज को वापस दिलवाई। ये उनकी मजबूरी। जो बच्चे अपने माँ बाप बच्चों को डॉक्टर बनाना चाह रहे थे सर, ये उनकी मजबूरी का फायदा उठाया गया। ये है वो एक्सप्लॉयटेशन, जिस एक्सप्लॉयटेशन की ममानत की गई है ना सिर्फ हमारे मजहब में बल्कि हमारे आइन के आर्टिकल 32 में ये लिखा है कि एक्सप्लॉयटेशन जो है वो हर सूरत पे डिबार्ड है। इस एक्सप्लॉयटेशन के लिए सर मैंने काम शुरू किया। सर मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं था, जुडिशरी का काम नहीं होना चाहिए कि वो जाके हॉस्पिटल को रन करना शुरू कर दे, लेकिन मैंने किसी एक हॉस्पिटल को रन नहीं किया। मुझे को बता दे कि मैं किसी एक हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेरेंस की है। जहां पे गलतियां हो रही थी, जहां पे कमियां थी, ये हमारा जुडिशियल ड्यूटी थी, फर्ज था। उधर मुल्क में गैस बहरान बरकरार है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने आज से इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में 10 जनवरी तक CNG स्टेशन बंद कर दिए हैं। क्या मामला है, वजूहात क्या हैं, जानेंगे अवैस कियानी से। अवैस बताइएगा। और इस्लामाबाद के CNG स्टेशन बंद पड़े हुए हैं। हर CNG स्टेशन पर जा रहे हैं तो इस तरह का हमें मंजर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो सबसे अहम बात है कि ये है वो जो सिस्टम जहाँ पर SNGPL के जो हुकाम आते हैं और वॉल बंद करते हैं और आगे ही गैस जाके कंप्रेसर में जाती है और काम करती है। ये CNG ऑपरेटर हमारे पास मौजूद हैं। ये बताएं कैसे काम करती है जी? ये वाल बंद है, ये वाल खुलेगा तो फिर आगे मशीन कंप्रेसर चलेगा। कब बंद किए? ये जुमे 12 बजे रात को। तो उन सबसे पूछा नहीं है कब खुलेगी? उन्होंने बोला था 10 जनवरी को खुलेगी। तो बाकी साथी किधर हैं आपके? वो छुट्टी गए हुए हैं, सारे छुट्टी गए हुए हैं। यही सूरत हाल है। तमाम CNG स्टेशन पर जो इस तरह के सैकड़ों मुलाजमीन हैं वो परेशानी का शिकार हैं और हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं कि हुकूमत का अगला फैसला कब आएगा। लेकिन CNG इस वजह से बंद है कि गैस नहीं है और गैस ना होने की जो खबर है वो 24 न्यूज़ पहले ही दे चुका है। गैस बहरान के हवाले से हमने आगाह किया था। LNG की जो वेसल्स हैं वो उनकी कंसाइनमेंट जो है वो कैंसिल की गई थी और अब ये बताया जा रहा है कि 11 जनवरी को अगला LNG का जो जहाज़ है वो आएगा, तभी गैस बहरान जो है वो हल हो सकेगा। लेकिन ये अभी इब्तदाई तौर पर बताया जाएगा। बता रहे हैं कि 14 दिनों तक जो है इस तरह का ही मंजर रहेगा CNG स्टेशन पर। ये तो CNG स्टेशन के मुलाजमीन थे, लेकिन टैक्सी ड्राइवरान और दीगर जो हैं वो भी काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। शुक्रिया आपने हमें आगाह किया हुआ है। उधर कराची में सनतों को दरपेश गैस बहरान 11 रोज बाद भी हल नहीं हो सका है। शहर के सबसे बड़े सनती इलाके साइट एरिया में गैस बंदिश के बायस 3000 से ज़ायद सनतें शदीद मुतासिर हैं। सनतकारों ने पीर से तमाम फैक्ट्रीज बंद करने जबकि मंगल को एहतजाज का ऐलान भी किया है। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए।
کراچی میں صنعتوں کو 10 روز سے گیس کی عدم فراہمی، سائٹ ایسوسی ایشن کے صنعتکاروں نے پیر سے تمام فیکٹریاں بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ صنعتکاروں نے منگل کو گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ صدر سائٹ ایسوسی ایشن نے الزام عائد کیا ہے کہ سوئی سدرن گیس کمپنی کی بد انتظامی کی وجہ سے صنعتوں کو یومیہ 2.5 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ حکومت کو شکایت کرنے کے باوجود صورتحال بہتر نہیں ہوئی۔ دوسری جانب گیس کی بندش سے دہاڑی دار طبقہ بھی سب سے زیادہ پریشان دکھائی دیتا ہے۔ ہم آتے ہیں تو پتہ لگا لے آف ہے، اب لے آف سے کون ہم گھر چلیں گے، ہم بچوں کی فیس کہاں سے دیں گے، ہم چولہے کیسے چلائیں گے، ہم کھانا کیسے پکائیں گے؟ مسئلہ تو یہ ہے، معاملات سارے آپ یہ بڑی بڑی باتیں کریں، اب تبدیلی ہے، اب کیا تبدیلی ہے؟ تبدیلی تو یہ آگے ہم پہلے اچھا کھاتے تھے اب اور برا کھا رہے ہیں۔ روزانہ یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ گیس کا مسئلہ، ہم ڈیوٹی پر آتے ہیں نوکری پہ یہ کمانے کے لیے، یہاں آتے تو دیکھتے ہیں گیس نہیں ہے۔ روز آتے ہیں جی، گیس نہیں ہماری، کبھی پانی نہیں، کبھی گیس نہیں ہے، آتے ہیں سارا دن بیٹھے رہتے واپس چلے جاتے ہیں۔ دوسری جانب SSGC حکام کہتے ہیں کہ صنعتی علاقوں کو گیس کے پریشر میں کمی کا سامنا ہے، پریشر کی بحالی کا کام جاری ہے، گیس کی فراہمی میں جلد بہتری آ جائے گی۔ کیمرامین اصغر علی کے ہمراہ حبیب خان، 24 نیوز کراچی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار آج بہاولپور میں مصروف دن گزاریں گے۔ سرکٹ ہاؤس میں مختلف وفود سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اسلامیہ یونیورسٹی اولڈ کیمپس میں صوبائی کابینہ کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے، اور وزیر اعلیٰ کی جانب سے مختلف دفاتر کے اچانک دورے بھی متوقع ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں طیب سیف۔ طیب سیف، بتائیے گا کیا سکیجول رہے گا وزیر اعلیٰ پنجاب کا؟ جی بالکل، اگر ہم بات کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی تو گزشتہ روز سے وزیر اعلیٰ پنجاب یہاں بہاولپور کے اندر موجود ہے، اور ایک مصروف ترین جو ان کے یہ دن ہے، اگر آج صبح سے بات کرتے ہیں تو صبح سے سرکٹ ہاؤس کے اندر وزیر اعلیٰ نے طویل ترین ملاقاتیں کی ہیں یہاں کے مقامی رہنماؤں کے ساتھ، یہاں پہ جو اعلیٰ افسران تھے ان کے ساتھ۔ بہاولپور کے کیا مسائل ہیں، جنوبی پنجاب کے کیا مسائل ہیں، وہ تمام چیزیں یہاں پہ زیر بحث لے کے آئی گئی ہیں۔ اور جیسے ہی یہاں پر 11 بجے ہیں تو 11 بجے کے فوراً بعد ہی وزیر اعلیٰ پنجاب اولڈ یونیورسٹی کیمپس اسلامیہ یونیورسٹی یہاں پر پہنچے ہیں، اور یہاں پر جو 45 سے زائد صوبائی وزراء اور سیکرٹریز سے ان کے پاس یہاں پر بیٹھے ہیں، اور ان کی اجلاس کی صدارت کی جا رہی ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہو رہا ہے کہ لاہور کے بعد پنجاب کابینہ کا اجلاس بہاولپور کے اندر ہو رہا ہے، اور اس کے اندر تمام کی تمام صوبائی کابینہ یہاں پر موجود ہے، اور اس کی صدارت خود وزیر اعلیٰ پنجاب جو خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جو ہیں یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج کے ایجنڈے کی تو کل 20 نکاتی ایجنڈا جو ہے یہاں پر ڈسکس کیا جا رہا ہے، جس میں سپورٹس، صحت، ایجوکیشن اور خاص طور پہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے اور ساتھ ہی ڈیولپمنٹ کے جو منصوبے ہیں ان کو یہاں پر زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ اگر بات کرتے ہیں ہم آئندہ مالی سال کے حوالے سے، تو آئندہ مالی سال میں کون کون سے منصوبے ہیں جنوبی پنجاب کے جو یہاں پر زیر بحث لائے جا سکتے ہیں، ان کو بھی یہاں پر گفت و شنید اس کے اوپر کی جا رہی ہے، اور اس کے فریم ورک جو ہے اس کا وہ بنایا جا رہا ہے۔ جبکہ جو سب سے بڑی بات تھی جنوبی پنجاب کے لوگوں کی کہ یہاں پر اگر آج جنوبی پنجاب میں کابینہ کا پہلا اجلاس ہو ہی رہا ہے تو اس اجلاس میں جنوبی پنجاب صوبے کی بات ہوگی، لیکن جب ہماری جو مختلف وزراء تھے جو یہاں پر پہنچے ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ آج کے ایجنڈے کے اندر جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات جو ہے یہاں پر نہیں ہو رہی، صرف اور صرف اگر بات آج ہو رہی تو عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے جو ہیں، ترقیاتی منصوبے جو ہیں ان کے حوالے سے بات ہوگی۔ جبکہ اگر آج بہاولپور کے اندر یہ اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی اس غماز ہے کہ وہ جنوبی پنجاب کو اہمیت دیتی ہے، کیونکہ 11 کروڑ آبادی کا یہ ضلع ہے، اور اس 11 کروڑ کی آبادی کے اندر جو ہے تو تمام جو چیزیں ہیں وہ مینج نہیں ہو پاتی، اسے جنوبی پنجاب صوبے نے تقسیم تو ہونا ہی ہے، پنجاب کو صوبے کو تقسیم ہونا ہی ہے، جنوبی پنجاب بننا ہی ہے صوبہ، لیکن اس کے لیے بھی وقت چاہیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ صوبہ بنا کے رہے گی۔ اور آج جو ہے یہاں پہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے، اس چیز کا غماز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جنوبی پنجاب کو کافی اہمیت دیتی ہے۔ جی طیب سیف اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ اور آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ گورنر راج لگانے کے لیے صوبائی اسمبلی کی منظوری کی ضرورت ہے، کسی نے آئین نہیں پڑھا تو پڑھ لے۔ کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ ان دونوں چیزوں کے لیے گورنر راج کے لیے میں سب سے یہ کہتا ہوں آئین پڑھ لیں۔ آئین کے حساب سے گورنر راج ایک صوبے میں لگانے کے لیے صوبے کی اسمبلی کی کنسنٹ چاہیے ہوتی ہے، وہ تو ہو نہیں رہی ہے، تو یہ صدارتی راج کی جو بات ہو رہی ہے اس کے لیے آئین میں ترمیم چاہیے، اور اس کا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔
उधर साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी आज कश्मीर में साबिक सूबाई वजीर सरदार सलीम जान मजारी की दावत में शरीक होंगे और आसिफ अली जरदारी की आमद से पहले तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे जुबैर अहमद से जो इस वक्त पिंडाल में मौजूद हैं। जुबैर, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं साबिक सदर की आमद से पहले? जी बिल्कुल, आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो है कश्मीर के साबिक सूबाई वजीर सरदार सलीम जान खान मजारी की दी हुई दावत पर जो है कश्मीर पहुंच रहे हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी की आमद से कबल ही यहाँ पर तमाम तर तैयारियाँ जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। स्टेज भी बना दिया गया है, 2000 के करीब यहाँ पर कुर्सियाँ भी लगा दी गई हैं। दिन 1 बजे के करीब जो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ कश्मीर के जियालों का लहू गरमाएंगे। आपको मज़ीद मैं ये भी बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। इसके साथ साथ मेन गेट पर वाक थ्रू गेट भी नस्ब किया गया है। इसके साथ साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड का रूट का मुआयना भी किया है। जी शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया जुबैर। उधर शुमाली वज़ीरिस्तान में तमाम पाकिस्तानी शहरियों को दाखिले की इजाज़त मिल गई है। ज़राए के मुताबिक एंट्री पॉइंट पर सिर्फ कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाकर कोई भी शख्स वज़ीरिस्तान आ सकता है। ऑपरेशन ज़रब से कबल सिर्फ शुमाली वज़ीरिस्तान के मकामी बाशिंदों को ही दाखिले की इजाज़त थी, लेकिन अब सूरत हाल और सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो चुकी है। इसी बिना पर यह फैसला अब कर लिया गया है। शेखुपुरा के इलाके जावेद नगर में धुंध की वजह से 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में एक रेस्क्यू एहलकार जाँ बहक जबकि खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी भी हुए हैं। ताई अफसोसनाक ये हादसा पेश आया धुंध के बाइस। शेखुपुरा का इलाका है जावेद नगर, जहां पर धुंध की वजह से 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। हादसे में एक रेस्क्यू एहलकार जाँ बहक जबकि खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी भी हुए हैं। उधर डॉक्टर इब्राहिम के अगवा को 15 रोज गुजर गए मगर ताहाल उनका कुछ पता नहीं चल सका। न्यूरोसर्जन इब्राहिम के अगवा के खिलाफ कोयटा के अस्पतालों में डॉक्टर एहतजाज पर हैं और सरकारी अस्पतालों की OPDs 13वें रोज भी बंद हैं। मजीद जानेंगे इस वक्त सूरत हाल क्या है रिजवान से। रिजवान, बताइएगा 15 दिन से ऊपर का वक्त गुजर चुका है, अभी तक बाजियाबी नहीं हुई है, क्या सूरत हाल है? दूसरी जानिब एहतजाज भी जारी है। कोयटा के शहरी आज 13 रोज से मुआलजीन की सहूलत से महरूम है। 16 रोज कबल एक कोयटा के इलाके से जो है वो डॉक्टर खलील इब्राहिम को अगवा किया गया था, जिनकी बाजियाबी ताहाल यकीनी नहीं बनाई जा सकी। इस अगवा के खिलाफ PMA की जानिब से एहतजाजी लाएअमल इख्तियार करते हुए तमाम सरकारी अस्पतालों की OPDs का बायकाट कर दिया गया था, जिससे आज 13 रोज गुजर चुके हैं। तमाम सरकारी अस्पतालों की OPDs का बायकाट जारी है, कोई भी डॉक्टर OPD में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बताऊं कि इससे कबल जो है वो PMA की जानिब से ये ऐलान भी किया गया था कि जो मरीज़ हैं उनको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी उनके एहतजाज में, मगर OPDs का बायकाट करके उन्होंने अपने खुद दावे की जो है वो नफ़ी कर दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक मुआलजीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता वो अपना काम जारी नहीं रखेंगे। साथ ही साथ सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों में OPDs का बायकाट जारी है। सिविल संडेमन हॉस्पिटल जो कि सूबे का अहम और सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहां पर बलूचिस्तान के दीगर अजला से भी लोग आते हैं और यहां पर इलाज मुआलजा करवाने आते हैं, उन्हें भी इलाज मुयस्सर नहीं है क्योंकि मुआलजीन यहां पर नहीं है। उनका यह कहना है कि डॉक्टर का अगवा बिलाशुबा एक काबिल मज़म्मत अमल ज़रूर है, मगर उसे बुनियाद बनाकर शहरियों को इसकी भेंट चढ़ाना कतन दुरुस्त अमल नहीं। डॉक्टर्स जो है वो अपना एहतजाज करवाएं मगर आवाम की मुश्किलात को भी मद्देनज़र रखें। तमाम देखना यह है कि डॉक्टर की बाजियाबी को कब तक यकीनी बनाया जाता है कि डॉक्टर बाजियाब होंगे तो बलूचिस्तान के आवाम की सुनी जाएगी। आपने हमें वेलकम बैक। गैर मुल्की सरमायाकारों ने मुनाफे की मद में 5 महीने के दौरान 67 करोड़ डॉलर्स मुल्क से बाहर भिजवाए हैं। देखिए 5 माह में जितनी नई बैरूनी सरमायाकारी हुई उससे भी 12 करोड़ डॉलर से जायद मुल्क से निकल गए। रवां माली साल के पहले 5 माह के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारों की तरफ से मुनाफा की मद में मजमूई तौर पर 66 करोड़ 90 लाख डॉलर बैरून मुल्क भिजवाए गए। पाकिस्तानी रुपए में यह रकम 92 अरब रुपए से जायद बनती है। इस दौरान मुल्क में होने वाली नई गैर मुल्की सरमायाकारी का हुजम 55 करोड़ डॉलर है।
स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से नवंबर के इख्तिताम तक 56 करोड़ 26 लाख डॉलर सनती शोबे में सरमायाकारी से हासिल होने वाले मुनाफे की मद में बाहर भिजवाए गए, जबकि 10 करोड़ 64 लाख डॉलर स्टॉक मार्केट से कमाकर बाहर भिजवाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 5 माह में सनती शोबे में सबसे ज्यादा 9 करोड़ 6 लाख डॉलर का मुनाफा पाकिस्तान में काम करने वाले गैर मुल्की बैंकों और मालियाती इदारों की तरफ से भिजवाया गया। तेल और गैस तलाश करने वालों ने 7 करोड़ 92 लाख डॉलर और फूड का कारोबार करने वालों ने 7 करोड़ 71 लाख डॉलर बाहर भिजवाए। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते हैं। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते हैं। पाक फौज के सिपाही जावेद गुल शहीद की आज 5वीं बरसी है। शहीद जावेद गुल ने मुल्क में अमन के कयाम के लिए दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए 29 दिसंबर 2013 को खैबर पख्तूनख्वा के जिला दीन में जामे शहादत नोश किया। जी, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहीद के अहले खाना के साथ। ये वो शहीद है जिसने 2013 में अपना जामे शहादत नोश किया कौम के लिए। हमारे साथ उसके वालिद और वालदा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे अपने शहीद बेटे के बारे में। जी, आप क्या कहेंगे अपने शहीद बेटे के बारे में जिन्होंने जामे शहादत नोश किया था? भाई मुझे तो बहुत फ़ख्र है कि उसने जामे शहादत नोश किया और पाकिस्तान की खातिर अल्लाह की रज़ा में शहीद हुआ, उसके लिए मुझे बहुत फ़ख्र है। और उसके साथ साथ मैं यही चाहूँगा कि मेरे जो भी पीछे बच्चे हैं वो आर्मी में जाएं और पाकिस्तान और कौम की खिदमत करें। जी, हमारे साथ उनकी वालदा मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपने बेटे के बारे में क्या कहेंगी। जी अम्मा। मूंखे यही माना फ़ख्र आहे त मुंहिंजो पुटु शहीद थियो आहे। मुंहिंजो इहो ई आहे त मुंहिंजे जेको ॿियो पियो आहिनि औलाद सो बि माना इन में वञे त क़ौम जी माना ख़िदमत करे। मूंखे उन ते फ़ख्र, उन ते ई नाज़ आहे। जी, आपने इनके अहले खाना के तासरात सुने। इनके वालिद और वालदा का यही कहना है कि इनके बहुत फ़ख्र है कि जो इनका बेटा था उसने मुल्क और कौम के लिए जामे शहादत नोश पाया। और ये कहते हैं कि हमारे जो दूसरे अपना औलाद हैं, जो बच्चे हैं, हम चाहेंगे वो भी अपना बड़े होकर फ़ौज में जाएं और जाके मुल्क के लिए खिदमत करें और उनके लिए काम करें। ठीक, दानिश बहुत शुक्रिया आपका। पाक फ़ौज के जवान औरंगज़ेब शहीद की 49वीं बरसी है आज, और शहीद औरंगज़ेब ने 1971 में जामे शहादत नोश किया। अहले खाना और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद शहीद की कब्र पर पहुंची और फातिह ख़्वानी की। ज़ुबैर अवान हमारे नुमाइंदे इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात हासिल करेंगे। ज़ुबैर, बताइएगा घर वाले क्या कहते हैं इस मौके पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एबटाबाद के नवाई इलाका कसक्की इसको कहा जाता है, यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो सिपाही हैं जिन्होंने 1971 की जंग में जामे शहादत जो है वो नोश की है। औरंगज़ेब जो है इनका नाम जो है वो बताया जा रहा है। इनका ताल्लुक जो था वो बलोच रेजिमेंट से था। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता चलूँ कि ये मुजफ्फराबाद के सेक्टर पहुँच में जो है इन्होंने जामे शहादत जो है वो नोश की थी। यहाँ पर इस वक्त आज उनकी 49वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है। इस वक्त लियाने इलाका समेत जो उनके भाई हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके साथ साथ उनके जो भतीजे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने बाकायदा तौर पर यहाँ पर कब्र पर आकर फातिहा ख़्वानी की है। इसके साथ साथ फूलों की चादर जो है वो भी चढ़ाई गई है। इस हवाले से इनके जो भाई हैं इस वक्त वो हमारे साथ हैं। उनसे हम पूछते हैं कि उनको अपने भाई की शहादत पर जो है वो क्या महसूस हो रहा है। जी, भाई की शहादत पर मुझे फ़ख्र है जी। सन 71 में उसने शहादत किया है पाकिस्तान की खातिर, अपने मज़हब की खातिर। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि इनको अपने भाई की शहादत पर जो है वो फ़ख्र है कि इनके भाई ने जो है न सिर्फ अपने मुल्क का नाम रोशन किया, इसके साथ साथ जो अपने इलाका था उसका नाम भी जो है। बहुत शुक्रिया आपका। कसूर के नवाही गांव महालम कलां के रहायशी शहीद मोहम्मद शरीफ का आज 47वां यौम शहादत है। शहीद मोहम्मद शरीफ ने 29 दिसंबर 1971 को कश्मीर के महाज पर दुश्मन से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। हमारे नुमाइंदे अबू बकर नईम उनके घर पर मौजूद हैं। अबू बकर नईम, बताइएगा क्या कहते हैं इस मौके पर अहले खाना? शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मैं इस वक्त
कसूर के नवाही इलाका महालम कना में शहीद लाइस नायक मोहम्मद शरीफ के घर पर मौजूद हूँ, जिन्होंने कश्मीर के मुहाज पर 29 दिसंबर 1971 को दुश्मन के में दादे शुजात देते हुए जामे शहादत नोश किया। मेरे साथ इस वक्त उनकी बेटी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मेरी वालदा बताती हैं कि वो कहते थे कि अगर जेब में कुछ पैसे हों और वो गिर जाएं तो वो जेब से तो चले गए, अगर वो अपने हाथ से दे दे तो उनका अल्लाह ताला अजर देता है। ऐसे ही जान है, जाना तो एक दिन है, मौत तो एक दिन आनी है। अगर अल्लाह की राह में लड़ते हुए जान चली जाए तो उसका बहुत ज़्यादा अजर है। उनके दिल में बहुत ज़्यादा जज्बा था, तो अल्लाह ताला ने उनको शहादत नसीब की। अल्लाह ताला उनकी शहादत कबूल करे। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा भी आर्मी ज्वाइन करे, और उसकी भी ख्वाहिश है छोटे बेटे की कि वो कहता है कि मैं भी नाना की तरह आर्मी ज्वाइन करूं और वतन के लिए कुछ काम करूं। जी, जैसा कि आपने सुना कि उनकी बेटी का कहना है कि मेरा बेटा भी वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सियाचिन के बुलंद तरीन और सरतरीन महाज पर वतन की हिफाजत पर जान कुर्बान करने वाले सिंध के इलाके नौशहर फिरोज के जवान शकील अहमद की आज 8वीं बरसी मनाई जा रही है। मुल्क की आन पर मर मिटने वाले शकील के वालिद ने भी 30 साल पहले पाक फौज की जानिब से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया था। बात करेंगे अपने नुमाइंदे इमाम बख्श से। इमाम बताइएगा। जी, मैं अब मौजूद हूँ भिरिया सिटी के शहीद फौजी जवान शकील अहमद राजपूत की तुरबत पे, जो शहीद हुआ था सरहद पे दुश्मनों से लड़ते हुए। 1988 में इसके वालिद भी फौजी थे जो शहीद हुए थे दुश्मनों से लड़ते हुए, और इनके वर्षा का कहना है कि हमें फख्र है कि हमारे दो जवान। जान का नजराना देने वाले रहीमुल्ला ने 1965 में जामे शहादत नोश किया था। रहीमुल्ला की बीवी और उनके कज़न का क्या कहना है, इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे राना शहजाद से, जो इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं। राना शहजाद, आगाह कीजिएगा, उनके अहले खाना का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुजरात के मकामी गांव म्याना कोट में मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर बात की जाए रहीमुल्ला की, तो उन्होंने जो है वो यहाँ पर जो है वो जामे शहादत जो है वो 1965 में जो है वो नोश किया था। इस वक्त उनकी बीवी भी मेरे साथ मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि उनके जो साथी हैं उनका ये कहना था कि बड़े ही जो है वो बहादुर नौजवान थे, और उनको जो है वो बचपन से ही शौक़ था कि वो आर्मी की में जो है वो ड्यूटी जो है वो करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर उनकी बीवी मेरे साथ मौजूद है, इस वाले से से जानते हैं कि उनकी जो है वो शादी कितना अरसा उनके साथ रही। 1 साल शादी मेरे साथ रही, तो बस जल्दी हो नौकरी अपनी तक टुर गए ने, मेरे को साल बाद गए ने, फिर जाके शहीद हो गए ने। तो बड़ी खुशी नाल शहीद होने की शुक्र अल्लाह पाकिस्तान में कामयाब करे। जी, जैसा कि आपने सुना कि उनकी जो बीवी थी वो मेरे साथ मौजूद थी, उनका ये कहना था कि हमारी शादी को जो है सिर्फ 1 साल का अरसा गुजरा था, और उसके बाद उन्होंने जो है वो जामे शहादत जो है वो नोश कर लिया था। उनके आज भी हमें जो है वो रहीमुल्ला की जो है वो शहादत पर फ़ख्र है, और आज भी हम जो है वो बेहद खुश हैं और उनको याद भी करते हैं। जबकि उनकी बीवी का ये कहना था कि मैंने जो है वो शादी नहीं की, और ना ही उनके बाद जो है वो सोचा कि मैं शादी करूँगी, और ना ही मेरे बच्चे हैं। आज भी मैं उन्हीं के नाम पर जो है वो ज़िंदगी गुजार रही हूँ। राना शहजाद, आपने हमें आगाह किया। नाज़रीन, मकबूजा वादी में भारतीय फौज की बर्बरियत भी जारी है। आज सुबह पुलवामा में 4 मजीद निहत्थे कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है। नाम निहाद ऑपरेशन के नाम पर भारतीय फौजी चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। भारतीय फौज ने 20 कश्मीरी नौजवानों को आंखों पर सयाह पट्टियां बांधकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल भी किया है। जुल्म बर्बरियत जारी है और आलमी बरादरी खामोश तमाशाई बनी बैठी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दरिंदगी पर भारत के अंदर से आवाज़ें अब उठ रही हैं। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़जाना यशवंत सिन्हा ने मकबूजा वादी में भारत की वहशियाना और गैर इंसानी पॉलिसी से पर्दा उठाया।
ایک ٹی وی مذاکرے میں سابق بھارتی وزیر خارجہ نے کشمیر میں بھارتی ظلم و جبر کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ جنرل نذیر وادی میں وحشیانہ مظالم اور تشدد کے بھارت کے ریاستی نظریے کو دنیا کے سامنے ننگا کیا جائے۔ بی جے پی کے سابق رہنما کا مزید کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے حالات بھارتی حکومت کے جھوٹے وعدوں کا نتیجہ ہیں۔ That doctrine of state is use force to quell any rebellion. So they are using force. The hatred in the minds of the people of the valley is far stronger than that in Nepal. We have ruined our relationship with the people of Jammu and Kashmir, especially the Kashmir Valley. دوسری جانب آپ کو بتائیں گے میرے جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق لاہور میں اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دنیا ہے جو ہماری چیخوں کو سن رہی ہے لیکن ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ نہ اقوام متحدہ حرکت میں، نہ OIC کا کوئی اجلاس، نہ بین الاقوامی بشری تنظیموں کے اندر کوئی جنبش اور حرکت، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ خود پاکستان کی حکومت سوئی ہوئی ہے، اس خون کو اپنا خون نہیں سمجھتی ہے، اس قربانی کو پاکستان کے لیے قربانی نہیں سمجھتی ہے، اور یہ بھی ایک تماشا کرنے والی حکومت ہے۔ تو مقبوضہ کشمیر کے لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پاکستان امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ نے کہا کہ ظلم ہوا تو یہ بھی اس کو ظلم سمجھے گا، اور اس نے کہا کہ خاموشی اختیار کرو تو یہ بھی گھونگے بہرے اور اندھے بن جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، 2018 رخصت ہو رہا ہے، لیکن 2018 کے دامن پر جناب مولانا سمیع الحق صاحب کے خون کی جانب سے ایک اور منی بجٹ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ مہنگائی سے تنگ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا، پھر پیٹرول بھی مہنگا ہوا، اور اب اگر مہنگائی کی گئی تو عوام مزید پریشان ہوگی۔ منی بجٹ سے مہنگائی کا مزید طوفان آئے گا۔ اپنے نمائندے وقاص عظیم سے اپڈیٹس لیں گے۔ وقاص بتائیے گا عوام اس پر کیا رد عمل دے رہے ہیں؟ جی، ملک بھر میں مہنگائی کی ایک نئی لہر دیکھنے میں آ رہی ہے، کیونکہ جب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، اس کے بعد مہنگائی کی ایک نئی لہر ملک بھر میں آئی ہے۔ منی بجٹ جو کہ پہلے 2 مہینے پہلے آیا تھا، اور اب حکومت بار بار یہ سوچ رہی ہے کہ اب جنوری میں بھی ایک منی بجٹ آئے گا، جس کی وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو مہنگائی یہاں پر نظر آتی ہے، کون کون سی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں؟ ہر چیز، جو چیزیں کھانے پینے کی وہ ساری مہنگی ہیں، اور اسلام آباد میں تو خاص کر کے ہر چیز جو ہے نا وہ کافی مہنگی ہے۔ پچھلی 2 حکومتیں کر گئی ہیں، بڑا غرق کر گئی ہیں ملکوں کا، مطلب منی لانڈرنگ، کرپشن، اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے، بڑا غرق تو کر کے چلے گئے۔ ڈالر کی قیمت چڑھے گی، لیکن مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ مہنگائی اسی وجہ سے ڈالر کی قیمت چڑھ رہی ہے، خزانے پیسے نہیں ہے بالکل، اگلا بیچارہ بھیک مانگ کے انہوں پورا کیا قرضہ وغیرہ۔ کون کون سی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں؟ ساری چیزیں مہنگی ہیں جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ دکاندار اور جو اسلام آباد کے شہری ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈالر کی قیمت بڑھی ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی دیکھی جا رہی ہے۔ آپ نے ہمیں آگاہ کیا وقاص۔ ادھر سال 2018 میں بھی کراچی کے سرکاری اسپتالوں کا برا حال ہے، مریضوں کو قابل ذکر طبی سہولیات میسر نہیں ہیں، محکمہ صحت کے زیر التواء منصوبے بھی مکمل نہیں کیے جا سکے۔ عرفان عباسی کی رپورٹ دیکھیے۔ سال 2018 جانے کو تیار، 2019 کو خوش آمدید کہنے کی تیاریاں جاری، لیکن اس سال بھی محکمہ صحت سندھ کی کارکردگی میں کوئی خاص فرق نہ پڑ سکا۔
मरीजों को काबिले जिक्र सेहत की सहूलियात मैसर नहीं आ सकी और न ही अस्पतालों की हालत बदल सकी। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियारी जनरल, सऊदाबाद, न्यू कराची, कोरंगी, लियाकताबाद समेत दीगर अस्पतालों में मुख्तलिफ वार्ड बंद कर दिए गए। मरीजों को मामूली टेस्ट के लिए भी प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ा, जबकि बेशतर मरीज सरकार की जानिब से अद्वियात के उसूल में नाकाम रहे। सूबे में इस साल भी पोलियो के 2 केसेस रिपोर्ट हुए, ताहम ये तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम है। दूसरी जानिब HIV एड्स के मरीजों की तादाद में 6% तक इजाफा देखने में आया। मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम फंड्स की कमी के बाइस पूरे साल गैर फाल रहा। डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम और हेपेटाइटिस प्रोग्राम भी मरीजों को काबिले जिक्र तिब्बी सहूलियात फराहम करने में नाकाम रहे। शहर में कांगो वायरस से 17 जबकि निगलेरिया से 2 हलाकतें सामने आईं। नीपा चौरंगी पर ज़ेर तामीर 400 बेड पर मुश्तमिल जनरल अस्पताल 10 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल कयाम के 1 साल बाद भी गैर फाल है, जबकि सिंध गवर्नमेंट इब्राहिम हैदरी अस्पताल इमारत की तामीर मुकम्मल